स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 के भूगोल का अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास का अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो दिया है हमको हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो हमारी आवश्यकताओं को अगर पूरा करती हैं, वो कोई भी संसाधन हो, कोई भी पदार्थ हो, यदि वह संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है किसी भी प्रकार से, जैसे लकड़ी है एक प्राकृतिक संसाधन है, वो हमारे बहुत उपयोग है तो एक संसाधन है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि हमारे प्रकृति में जो भी प्रौद्योगिकी और संसाधनों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यदि हमारे प्रकृति में कोई भी संसाधन है, यदि उसको विकसित करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी विकसित नहीं है तो संसाधन किसी भी प्रकार का नहीं है। तो इन संसाधनों में और प्रौद्योगिकी में बहुत गहरा संबंध है, क्रियात्मक संबंध है। और आगे दे रहा है मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेजी करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो जो भी हमारे प्रकृति में जो भी संसाधन पाया जाता है उसको और अधिक विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े उद्योग और प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। तो क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? तो क्या अभी जो भी प्रकृति में संसाधन पाया जाता है वो ईश्वर का वरदान समझते हैं? तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जैसे मानकर चलिए प्रकृति में कोई भी संसाधन पाया जाता है, कोई सा भी संसाधन हो, यदि उसको मानव विकसित ना करे प्रौद्योगिकी के द्वारा तो वह संसाधन किसी भी प्रकार का विकसित और किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे प्रकृति में संसाधन है वो क्या है? वही है मानव। मानव ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आगे हमको दे रहा है कि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। देखिए हमारे पर्यावरण में जो भी कच्चा माल पाया जाता है उसको संसाधन के रूप में परिवर्तन करते हैं। वो ऐसा संसाधन जो मानव के उपयोग में लाया जा सके। और आगे दे रहा है कि संसाधनों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व से अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो अलग अलग प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार हमको दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव भागों में बांटा गया है। और दूसरा समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर होता है कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और अगला है विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इन सभी प्रकारों को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही प्रकार है, ये हमको एक शॉर्ट में चार्ट बनाकर हमको दिखाया है। इस सारे भागों को हम अच्छे से इस अध्याय में कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला प्रकार लेते हैं संसाधनों के प्रकार में, तो वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव भागों में बांटा गया, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा। तो जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है, इसके बारे में आइए हम जानकारी हासिल करते हैं। तो जैव संसाधन है, इन संसाधनों की प्रकृति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होती है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो जैव जगत का अर्थ ही जैव से निकल रहा है, जिसमें जीवन पाया जाता हो। तो मनुष्य में जीवन पाया जाता है,
वनस्पति में भी जीवन पाया जाता है, प्राणी में भी पाया जाता है, और मछली में भी पाया जाता है, और पशु जो भी पशु है उसमें भी पाया जाता है। और अगला प्रकार है हमारा अजैव संसाधन। दूसरा, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं या ईंट या वस्तु, सीमेंट, जो भी कुछ हम लोग जो भी निर्जीव जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव हैं। और अगला प्रकार है हमारा साम्यता के आधार पर। साम्यता के आधार पर संसाधनों को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय। तो हम लोग पहला नवीकरणीय योग्य के बारे में चलिए जानते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है। तो ऐसा यह एक ऐसा संसाधन नवीकरणीय जिसको हम इसको गलाकर पिघलाकर उससे एक नया वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये गल जाए, एक बार ये खत्म है तो इसको पुनः पूर्ति न कैसे, नहीं, ये ऐसा संसाधन होता है जिसके एक बार उपयोग करने से इसे दोबारा पाया जा सकता है। तो चलिए अगला प्रकार पढ़ते हैं, यह है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम इस संसाधन का उपयोग एक बार यदि अपने जीवन में करते हैं तो उसको पुनः पूर्ति नहीं किया सकता, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। वो बार बार उसका निर्माण पुनः चक्रित नहीं हो सकता। पुनः चक्रित का अर्थ होता है कि जैसे जल हम लोग लेते हैं तो जल को हम लोग दोबारा क्या करेंगे, उसको यदि हम जल को पिएंगे तो हमारा ऊर्जा बनेगा, शरीर के द्वारा वाष्पन हो जाएगा, फिर बारिश होगा, ऐसे उनका जो चक्र है वो चलता रहेगा, पुनः हम पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है उनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आगे हमको प्रकार दे रहा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो हम लोग को पहला संसाधन प्रकार दिया इसमें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का अर्थ होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का संसाधन हो, उसका निजी व्यक्ति का संसाधन हो। तो लिख रहा है संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों या अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं की जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। देखिए कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी भी निजी व्यक्ति का, जैसे नहीं कहते हैं मेरा निजी का धंधा है, तो उसका क्या है, निजी का संसाधन है, वो उसके ऊपर किसी भी सरकार या किसी भी अन्य समुदाय या किसी अन्य लोगों का उस पर मालिकाना हक न हो, उस संसाधन का वह स्वयं मालिक होता है, उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। और अगला है सामुदायिक। अगला प्रकार है हमारा कि दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक का अर्थ होता है समूह। उस संसाधन पर एक समूह का नियंत्रण होता है। कहने का तात्पर्य यह है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो लिखा है ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की समिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। तो देखिए सामुदायिक संसाधन वो होते हैं जो किसी समूह का, उस पर खास समूह का उस पर नियंत्रण होता है। तो हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, शमशान घाट होता है, उस पर सभी लोग जा सकते हैं। स्कूल होता है, वहाँ सभी लोग जा सकते हैं। और तालाब होता है, नहर होता है, सभी लोगों को उस पर क्या होता है, मालिकाना हक होता है। और अगला प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ होता है कि पूरे राष्ट्र का उस पर क्या हो, अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। तो हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो कहेंगे कि हमारे देश में क्या है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वे हैं जिनका उपयोग पूरा राष्ट्र के लोग करते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन है।
देश की सरकारों को कानूनी अधिकार है, वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कों, नहरों, रेल लाइनों व्यक्तिगत संसाधन स्वामित्व वाले खेतों से बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण के सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र वे इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। और अगला प्रकार है कॉल आ रहा था, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला प्रकार इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो देखिए, जैसे ये देखें, ये समझ लेते हैं पहले कि देखिए, अगर हमारा भारत देश है, ये हमारा हम बता रहे हैं, ये हमारा क्या है, भारत देश है। ये हमारा क्या है, ये हमारा थोड़ा गड़बड़ होगा उसे, देखिए ये हमारा भारत देश है। तो भारत देश है तो इधर जल पाया जाता है, इधर भी जल पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत अपने देश से 12 समुद्र मील, यानी कि 12 समुद्र मील, जैसे मानकर चलिए यहाँ तक क्या है 12 समुद्री मील है, तो हमारे देश से समुद्र में भी 1200 मील की वो राष्ट्रीय संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों का नियंत्रण करती है। तटरेखा से 200 मीटर समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के सहमति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्था है उसकी अनुमति के बिना हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर मानकर चलिए हमारे देश से 12 समुद्री मील अगर कोई सोना मिलता है या कोई खान मिलता है समुद्र में, तो उसको हम नहीं ले सकते। उसको लेने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बात करना पड़ेगा। तो संसाधन के स्तर के आधार पर तो एक होता है संभावी संसाधन। संभावी क्या का अर्थ क्या है यहाँ पे कि संभावना है। देखिए संभावी यानी संभावना है उस संसाधन को पाने में। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो लिखा है ये वही संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि जो भी हमारे पर्यावरण में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं यदि हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, और उपयोग हो सकता है लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उनको उपयोग करने के लिए हमारे पास सुविकसित क्या है प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, तो उसको संभावित संसाधन कह सकते हैं। संभावित संसाधन करते हैं हम भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। तो लिखा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? जो विकास हो चुका है, जिन संसाधनों का उपयोग हम करते हैं उसे विकसित संसाधन कहते हैं। तो इसमें लिख रहा है वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी समाप्ति के स्तर पर निर्भर करता है। और अगला है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल, दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। और अगला है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी भी आरंभ नहीं हुआ है और इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकती है परंतु वर्तमान के समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार बांधों से जल आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये सभी संचित कोष हैं जो भविष्य में हम लोग इस संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे हम लोग यहीं तक इसका वीडियो हम लोग यहीं से रहने देते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। आखिर ये संसाधन नियोजन क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं और इसकी क्या भूमिका है हमारे पर्यावरण में। तो वीडियो को लंबा हो रहा है तो वीडियो को हम लोग यहीं रहने देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप वंचित ना रह सकें। धन्यवाद।